हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्किट का एक और लेक्चर, जिसमें जो हमने कल इससे पहले थ्योरी पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ से आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन चार चार नंबर का आता ही आता है। कुछ फॉर्मूले देखेंगे रेजोनेंस के, वहाँ से भी लगभग 4 से 5 नंबर का बनता ही बनता है। तो इस वाले लेक्चर में आपके आज लगभग 8 से 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए अभी फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आने वाला है जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में इस वाले चैप्टर की थ्योरी करवा रखी है। ठीक है, तो आप सभी इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं सारी बातें। हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो आर दे रखा है, एक दे रखा है आपको एल दे रखा है, आर दे रखा है मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है, एक दे रखा है इंडक्टेंस। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो आर जो है आपके पास कितना ओम दे रखा है, 5 ओम। कितना ओम दे रखा है, 5 ओम। देखो जैसे मान लो ये इंडक्टेंस दिया, अगर यहाँ पे आपको बोल देता 2 हेनरी, क्या बोलता, 2 हेनरी, इसका मतलब उसने वैल्यू किसकी दे दी, एल की, क्योंकि इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी। लेकिन अगर ये आपको दे दे रजिस्टेंस की टर्म्स में, जैसे इसने कितना दिया है हमें, 12 ओम दिया है। क्या दिया है, 12 ओम हमें क्या दिया है, रजिस्टेंस दिया है। कितना ओम दिया है अभी, 12 ओम क्या दिया हमें, रजिस्टेंस। इसका मतलब देखो इंडक्टेंस में रजिस्टेंस की तरह कौन कार्य करता है, तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे क्या होता है, एक्सएल। क्या होता है, एक्सएल। और एक्सएल का मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मतलब आप बोलोगे सर कि हमें सीधा वैल्यू किसकी दे दी, हमें एक्सएल की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी हमें, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए भाई, आपके पास यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये तो है आर की, और ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी है, एक्सएल की। इतना आपको पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आपसे पूछा क्या गया है। देखो आपको आर की वैल्यू दे रखी है, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे पूछा करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे करने वाले हैं। अगर हमें करंट निकालनी है तो आप बोलोगे सर हम क्या करें, वी। देखो वी इक्वल टू होता है आई और जेड। क्या होता है, आई और जेड। अगर हम क्या करें, करंट निकालनी है, तो हम क्या कर दे सर, वी अपॉन में क्या कर दे, जेड कर दे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारा अब टारगेट है कि हम देखो पहले वैल्यू फाइंड कर ले। तो देखो वी की वैल्यू तो आपको सीधा दे रखी है, 230 वोल्ट किसकी वैल्यू है भी, वी की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भी, जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू। तो हमें v की वैल्यू तो यहाँ से सीधा मिल गई। अब हमारा टारगेट क्या है, z की वैल्यू निकालना। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, जो आपको ये सर्किट दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इस ये वाला जो सर्किट है सीरीज आर एल सर्किट है। इसका मतलब क्या है, हमें आर की वैल्यू दे रखी है और एल हमारा सर्किट है। तो इस वाले केस में मैंने आपको इम्पीडेंस निकालना बताया था भी, क्या होता है, तो वो होता है जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। आर प्लस जे एक्सएल। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलो सर 5। एक्सएल की वैल्यू देखो प्लस जे, जे की जगह जे आ गया। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है हमें, अब हमें वैल्यू पुट करनी है भी एक्सएल की। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 12। कितनी है, 12। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लगाते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो 25 और 144 होता भी 169, 169, 169। तो ये जो 169 वैल्यू होती है कितने की, 13 की। कितने की वैल्यू होती है, 13 की। इसका मतलब क्या है सर, देखो हमारे पास एक तो क्या आ गया, वी की वैल्यू कितनी है भी, वी की वैल्यू है 230। आगे बढ़े, जेड की वैल्यू कितनी है, 13। तो ये बताओ आपके पास आई की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आपसे दो ही चीज पूछी थी उसने, क्या क्या पूछा था अभी, आपसे पहला तो पूछा गया था क्वेश्चन में, एक तो आई की वैल्यू पूछी थी, निकल गया अभी 230 अपॉन 13 आ जाएगा आंसर, काट लोगे इसको, ठीक है।
इसके बाद देखो आपसे वैल्यू पूछी थी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आपके पास आ गई। अब ये बताओ जो जेड की यूनिट होगी वो क्या होने वाली है, तो याद रखना जेड की जो यूनिट होगी वो ओम ही रहने वाली है, मैंने आपको बता रखी है पिछले वाली क्लास में। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका अभी जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में। अब देखो और क्या क्या पूछ सकता है, तो देखिए पहली बात आपसे बोल देगा भी पावर फैक्टर बताओ, क्या बताना है, पावर फैक्टर। तो देखो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर अपॉन में जेड। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है, 5 है भी, जेड की वैल्यू कितनी आई थी, 13, तो हमारे पास हो गया। यदि आपसे बोले फाई, तो फाई होता है टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन में क्या होता है अभी, एक्सएल अपॉन में आर होता है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 12, और आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये भी हमारे पास हो गया। आपसे बोल देगा भी एक्टिव पावर बताओ, क्या बताओ, एक्टिव पावर। तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू आपके पास आ गई, एक्टिव पावर आई स्क्वायर आर, या फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, वी आई कोस फाई। तो देखो इन सभी की वैल्यू आपके पास आ गई, देखो वी की वैल्यू आ गई, ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। आई की वैल्यू हमने निकाली थी 230 अपॉन में 13, और कोस फाई मैंने अभी निकालना बताया है। या तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, या फिर इस वाले का, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है, आई स्क्वायर और आई आपके पास निकल जाएगा। या फिर आपसे क्या बोल सकता है, आपसे बोल दे रिएक्टिव पावर बताओ। तो आप क्या करोगे, रिएक्टिव पावर के लिए क्यू लिखोगे, क्यू इक्वल टू क्या कर दोगे, आई स्क्वायर एक्सएल, आई की वैल्यू भी है एक्सएल की वैल्यू, या फिर आप फॉर्मूला लगा दो वी आई साइन फाई, क्या लगा दोगे, वी आई साइन फाई। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी एक और क्वेश्चन की सहायता से इसको समझते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही दोनों चीजें पूछी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, भी v इक्वल टू होता है आई और जेड। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई और जेड, v इक्वल टू आई और जेड। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की, तो हम क्या कर देंगे, v अपॉन में जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखो आर की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये किसका साइन होता है, कैपेसिटेंस का साइन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है किसमें, ओम में, किसमें दे रखा है, ओम में। अगर वो सी की वैल्यू देता तो वो देता फेरड में, किसमें देता, फेरड में, या ऐसे बोल देता 4 फेरड कैपेसिटेंस का मान है, किसका मान है 4 फेरड, लेकिन यहाँ पे देखो ओम में दे रखा है। अब देखो कैपेसिटेंस में ओम की तरह काम कौन करता है, एक्सी। तो एक्सी की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 4 ओम, कितनी दे रखी है, 4 ओम आपको दे रखी है। अब हमें मेन टारगेट हमारा क्या है भी, हमें क्या निकालना है, जेड, क्या निकालना है, जेड। तो देखिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू, अब ये सर्किट कौन सा हो जाएगा, सीरीज आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी सर्किट में क्या होता है, आर माइनस जे एक्स सी। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 3 दे रखी, माइनस का जे लगाया, एक्स सी की वैल्यू कितनी है, 4। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अंडर रूट के अंतर्गत कितना हो गया 25, और 25 कितने का अंडर रूट होता है अभी, 5 का होता है। मतलब सर हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, v अपॉन में जेड करना है, क्या करना है, v अपॉन में जेड करना है। तो देखो v की वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो देखो v की वैल्यू तो कितना दे रखा है अभी, 200 वोल्ट, कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो देखो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 40 एम्पियर आपके पास क्या आ गई, करंट आ चुकी भी, क्या आ गई हमारे पास, 40 एम्पियर करंट। और यही चीज पूछी आपसे, देखो यहाँ पे देखो आई, और क्या पूछा था, जेड, दोनों चीजें हमने निकाल दी भी, इजी होते हैं, इतने क्वेश्चन टफ होते नहीं है भाई, है ना। एक बार आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। अब आपसे अगर आपसे बोल दे भी पावर फैक्टर बताओ, क्या बोल दे भी, पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर में वही करोगे भी, आर अपॉन में जेड। आर की वैल्यू कितनी आई थी 3, जेड की वैल्यू 5। आपसे बोलते हैं 5 बताओ, तो आप क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स सी। अब यहाँ पे एक्स सी आ जाएगा 4/3 कर दोगे, सारी बात वही। अगर आपसे एक्टिव पावर बोल दे, एक्टिव पावर बोल दे, पी की वैल्यू पूछे तो क्या कर दोगे, आई स्क्वायर आर कर दोगे। रिएक्टिव की पूछेगी तो आई स्क्वायर एक्सएल कर दोगे। ये सारे वही फॉर्मूले हैं भाई, सेम। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब की बार आपको तीनों मिक्स कर दिया, आर भी दे दिया, एल भी दे दिया और क्या दे दिया, सी भी दे दिया, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। आपसे वही दोनों चीजें पूछी है, आई बताओ और क्या बतानी है, जेड। 99% आपसे यही पूछने वाला है, आई पूछेगा और जेड पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल टू आई और जेड। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, करंट की, तो हम क्या कर देंगे, V अपॉन में जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, जेड निकालना। क्या निकालना भी, जेड निकालना। तो जेड निकालना कैसे करेंगे, तो देखो सीरीज आरएलसी सर्किट में जो जेड होता है वो होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस क्या होता है अभी, एक्सी। क्या होता है, एक्सएल माइनस का एक्सी। तो देखिए अभी ये वाली जो ओम में वैल्यू दे देना, अगर इंडक्टर में ओम की वैल्यू दे दे तो एक्सएल की वैल्यू होती है। कैपेसिटेंस में अगर ओम में वैल्यू दे दे वो हो जाती है एक्सी की, और ये तो होती है आर की। तो वैल्यू सीधे पुट कर दो आप, तो बस भाई इतना सा आपको करना है। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस, बात करें एक्सएल और एक्ससी की, तो देखो जे लगाया आपने, एक्सएल की वैल्यू कितनी है 12 और एक्ससी की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए जेड इक्वल टू क्या हो गया, 6 प्लस जे, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया, 8। अब हमें इसका क्या निकालना है अभी, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे, मैग्नीट्यूड जब निकालते क्या लगाते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। आप बोलो सर 6 का स्क्वायर होता है अभी 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 36 और 64 कितने हो गए, 100। और जो 100 आता है कितने का आता है, 10 का। कितने का आता है, 10 का। तो देखिए अब ये जो 10 वैल्यू जो आई, आप देखो वी की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 100। जेड की वैल्यू हमने निकाली है, कितना हो गया 10, इक्वल टू क्या हो गया आई। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना हमारे पास। तो हमारा जो आंसर आ चुका अभी कितना आ गया, 10 एम्पियर। कितना आंसर आ जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है। तो ये इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, सेम ऐसे आपको सारे करने होते हैं। अगर आपसे बोल दे वही भी पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर वही कर दोगे, आर अपॉन में जेड कर दोगे जो ही आया था। 6 अपॉन में कितना आया था अभी, 10। बस इतना, 0.6 हो जाएगा पावर फैक्टर। बात करें अगर आपसे 5 पूछ ले, तो आप वही लगाओगे फॉर्मूला 10 इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, मतलब 8/6। कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। क्यों, एक्सएल माइनस एक्सी करोगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और आर की जगह क्या करना है, 6 करना है। बस सारे फॉर्मूले वही आपके यूज होने वाले हैं। आपसे ज़्यादा यही पूछता है भी कि आई और जेड की वैल्यू बताइए। अब हम करते हैं आपके जो पेपर में एक क्वेश्चन आया था वो वाला पे। तो देखिए भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, जो कि 2023 में आया था, 4 नंबर में था। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा अभी, है ना। ये वाला अभी करने वाले हैं, पहले हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या क्या आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सीरीज आपको दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। देखो एक कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है, 40 ओम। इंडक्टेंस कितना दे दिया, 0.75 हेनरी। वोल्टेज कितनी दी है, 250 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। हमें क्या पूछी है, करंट की वैल्यू पूछी है और पावर फैक्टर पूछा है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप उसका बनाओ सर्किट। क्या बनाओगे, सर्किट डायग्राम बनाओगे। तो देखो किसकी दो चीजों को दर्शाना है। एक तो रेजिस्टेंस को पता लग गया होगा अभी, आर की वैल्यू दे रखी, मतलब प्रतिरोध कितना है, 40 ओम का। उसके बाद देखो इंडक्टेंस जो दे रखा है, मतलब इंडक्टेंस मतलब किसकी वैल्यू दे दी आपको, एल की वैल्यू दे दी इसने। तो हमें किस किस की वैल्यू दे रखी, आर की वैल्यू। और हमें जो हेनरी में दे रखा है अभी इसको, कितना हेनरी दे रखा है, 0.75 हेनरी। कितना दे रखा है, 0.75 हेनरी। और देखो सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, और सप्लाई भी कैसी, एसी, क्योंकि क्या दे रखा हमें, फ्रीक्वेंसी। तो कितनी वोल्ट है, 250 वोल्ट है। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, कि हमें क्या निकालनी है, करंट। क्या निकालनी है, करंट। अब देखो करंट निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको, जो मेन जो डिवाइस की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, मेन जो कंपोनेंट होता है जेड। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे पहले वैल्यू निकालनी है जेड की। तो देखो जेड सीरीज आर एल सर्किट में क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल। बताया था नहीं बताया अभी, क्या होता है, आर प्लस में जे एक्सएल। अब देखो आपको जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, वो देखो वैल्यू ओम में नहीं दे रखी।
देखो आर तो किस में दे रखा है, ओम में, लेकिन एल जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, हेनरी में। लेकिन हमें जो वैल्यू पुट करनी होती है, एक्सेल करनी होती है, मतलब वो भी किस में होना चाहिए, ओम में। अब देखो हमें किस में दे रखा है भाई, हेनरी में दे रखा है। अब इस हेनरी को हम एक्सेल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सारी चीजें आप सीख लो भाई। तो देखो एक्सेल इक्वल टू होता है, मैंने पढ़ाया था आपको कभी, 2 पाई एफ एल। क्या होता है, 2 पाई एफ एल। तो देखो टू, तो टू का ऐसे कैसे आएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एफ की वैल्यू देखो फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, 50 हर्ट्ज। और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.35। कितनी दे रखी है, 0.35। जब आप इन सभी को देखो, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50, एल की वैल्यू 0.75, इन जब आप इन सभी को जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा 235.5। कितना निकल के आ गया, 235.5। मतलब हमारे पास अब वैल्यू किसकी आ गई है, एक्सेल की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो ये एक्सेल की वैल्यू आई, इस वाली हम इक्वेशन वाली में रख देंगे। जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है भी, 40 प्लस जे लगाया, एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी, 235.5। कितना हो गया, 235.5। अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे। पहले करोगे 40 का स्क्वायर प्लस 235.5 का स्क्वायर करोगे। जब आप इस सभी को सोल्व करोगे, अंडर रूट निकालोगे, तो ये निकल के आएगा आपके पास 238.8। कितना निकल के आएगा भी, 238.5। अब हमारे पास देखो जेड की वैल्यू आ चुकी, कितनी आ चुकी भी, 238.5। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब देखो क्वेश्चन, अब याद रखना भी, इसको कितना आ गया, 238.5। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 238.8 आया था भाई, 5 नहीं, 238.5 आया था। ठीक है, तो 238.8 हमारे पास क्या आ चुका है, इम्पीडेंस आ चुका है। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बता रखा है V इक्वल टू क्या होता है, आई और जेड। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। तो हम क्या करेंगे, V अपॉन में क्या कर देंगे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब देखो V की वैल्यू कितनी है ये बताओ मेरे को। तो V की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 250। कितनी दे रखी है, 250 अपॉन में जेड की वैल्यू अभी निकाली आपने, 238.8। कितना आ जाएगा, 238.8। तो ये समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा आप सोल्व कर सकते हो कैलसी से। 250.238.5। मेरा टारगेट ये है कि ना कि क्वेश्चन में आपको तरीके बता रहा हूँ भी कैसे हमें सोल्व करना है। अभी आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर होता है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 250 में 238.5 का क्या दे दो, भाग दे दो, आपके पास क्या निकल जाएगी, करंट आपके पास निकल जाएगी। लेकिन इसमें एक सीखने वाली चीज क्या थी, कोई चीज यही थी, अगर देखो आपको यहाँ पे दे रखा होता ओम में, किस में दे रखा होता है, ओम में, तो हमें एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ एल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम सीधी एक्सेल की वैल्यू रख देते। लेकिन यहाँ पे जो आपको दे रखा है, इस एल की वैल्यू दे रखी है हेनरी में। जब भी आपको एल की वैल्यू दे दे हेनरी में, तो एक्सेल हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें भाई, अगर आपसे बोल रहा, मान लो ये आर एल, ये तो आर एल सर्किट था, मान लो आर सी सर्किट होता, तो मान लेते हैं 0.75 दे रखा हो फेरड में, किस में दे रखा हो, फेरड में दे रखा हो। कैपेसिटेंस का मात्रा क्या होता है, फेरड। तो अब उसमें हमें क्या निकालना होता है अभी, आर प्लस में जे एक्सी, क्या निकालना होता है, जे एक्सी। अगर एक्सी ओम में होता तो हम सीधा रख देते, लेकिन हमें क्या निकालना, एक्सी। तो वहां पे हम फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2 पाई एफ सी। क्या करेंगे, 2 पाई एफ सी। देखो 2 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होता है, और कैपेसिटेंस का मान आपको दे के रखेगा। तो हम तरीके से भी सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है पावर फैक्टर। तो देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया रखा है अभी आपको, क्या होता है, आर अपॉन में जेड। आर की वैल्यू कितनी रखी है, 40। जेड की वैल्यू कितनी आई थी भी, 238.8 आया था। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.16 के समथिंग आपका आंसर इसका आ जाएगा भी, 0.16। तो देखो वही तरीका है, आपको बस कैसे भी करके जेड निकालना है। जेड जैसे निकल जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो, 2023 का ही आपका लेटेस्ट पेपर है। ये 4 नंबर, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ, जस्ट इसी के बाद। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको एक्सेल
मतलब ओम में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आसान है। लेकिन जब हेनरी में दे रखा हो, फेरड में दे रखा हो, तब हमें एक्सएल और एक्ससी निकालना होता है। अगर आरएल सर्किट है तो हम क्या निकालेंगे, एक्सएल, और आरसी सर्किट है तो हम क्या निकालेंगे, एक्ससी हम निकालेंगे। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं इसके आगे, हमारा नया टॉपिक रेजोनेंस, जहां से हमारे क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे, वहां से बनते हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए भी हम बात करते हैं रेजोनेंस की। तो देखिए आपसे बोल दे कि रेजोनेंस होता ही क्या है एक्चुअल में, तो आपको याद रखना है भी रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है। क्या होती है भी, देखो, रेजोनेंस एसी सर्किट में वह कंडीशन होती है जहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैच की जाती है। देखो फ्रीक्वेंसी का मैच करने का मतलब क्या है, सर्किट का रिएक्टेंस टोटल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब रिएक्टेंस किसको बोलते हैं अभी, अब आपको पता होना चाहिए पिछले वाले क्लास से, एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। इसे ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन हम बोलते हैं। तो एसी सर्किट की वह अवस्था जहां पे हम फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, अर्थात सर्किट का रिएक्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए, वही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। अब देखो रेजोनेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सीरीज रेजोनेंस, एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। लेकिन हमारे सिलेबस में जहां से क्वेश्चन बनते हैं अभी तक जो मैंने देखा है, वो सारे कहाँ से बनते हैं, सीरीज रेजोनेंस से बनते हैं। पैरेलल रेजोनेंस से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना। तो देखिए भी सारी बातें हम करने वाले हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज रेजोनेंस। देखो सीरीज रेजोनेंस का मतलब क्या है, कि आपके पास जो देखो ये होगा कि सीरीज जो आर एल और सी, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। अगर ये तीनों सीरीज में आते हैं हमारे पास, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमें जो दे रखा है, माना एक सीरीज आर एल सी सर्किट है एट रेजोनेंस पर, तब रेजोनेंस में क्या होने वाला है। अगर मैं आपसे यहाँ पे जेड की बात करूँ, तो मैंने आपको निकालना पहले ही बता दिया, ये होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस का एक्सी। क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस का एक्सी। ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास इसका निकल गया इम्पीडेंस, क्या निकल गया, इम्पीडेंस आर प्लस में जे एक्सएल माइनस का एक्सी। अब मैंने आपको बता रखा था, ऊपर ही एक लाइन बताई थी कि रेजोनेंस होता क्या है, जहां पे रिएक्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब क्या है, एक्सएल माइनस क्या हो जाए, एक्सी क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, एक्सएल माइनस का एक्सी क्या हो जाए, जीरो। याद रखना यही रेजोनेंस की कंडीशन होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाए, जीरो, या फिर क्या हो जाए, एक्सएल बराबर क्या हो जाए, एक्सी। इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो, या फिर एक्सएल इक्वल टू एक्सी। देखो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये तो पूरा हो जाएगा जीरो। तो जी जैसे ही पूरा होगा जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो एक्सएल माइनस एक्सी, ये कंडीशन किसकी होती है, रेजोनेंस की कंडीशन। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आर। क्या हो गया, जेड इक्वल टू क्या निकल के आ गया अभी हमारे पास, आर। क्योंकि देखो जेड प्लस आर प्लस जेड, जेड इक्वल टू क्या होता है, तो z इक्वल टू होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस क्या होता है, एक्सी। तो देखो ये तो पूरा क्या हो गया, जीरो। तो ओनली क्या बचा आपके पास, z इक्वल टू क्या बचा, आर। तो आपसे पेपर में बोल देगा कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो सर्किट कैसे कार्य करता है, तो देखो रजिस्टिव नेचर का काम करता है। कैसे काम करता है, रजिस्टिव नेचर का काम करता है। अब देखिए मान लेते हैं भी, थोड़ा समझना इसको अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है कोई सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है। ठीक है। हुआ क्या अभी, भाई मान लेते हैं पहले ये तीन था, ये फिर कितना था, चार, और ये कितना था हमारे पास, पाँच। कितना था, पाँच। तो हम क्या करते थे, तीन प्लस जे लगाते थे। ऐसे मान लेते हैं भाई ये आपके पास है पाँच, ये है पाँच, और ये है आपके पास चार। ठीक है। तो हम क्या करते थे, पाँच माइनस चार, एक्सएल माइनस क्या करते थे, एक्सी। तो हमारे पास क्या आ जाता था, तीन प्लस में वन और जे। लेकिन हमने क्या किया अभी, देखो इस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में, ये पूरा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में ओनली क्या बचा हमारे पास, तीन।
मतलब इम्पीडेंस का जो मान आया हमारे पास, पहले कितना आया भाई 3 प्लस 1J, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में ओनली कितना आया 3। तो देखिए इस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में पहले पहले मान लेते 3 प्लस 1 था, वो अब कितना बचा, ओनली 3 ही बचा। तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो क्या हो रहा है, कम। क्या हो रहा है, कम। इम्पीडेंस क्या हो रहा है हमारा, कम। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, आपसे सीधा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस होता है वो कैसा प्राप्त होता है, हमें मिनिमम प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, मिनिमम प्राप्त होता है। अब देखो बात कर लेता हूँ भाई पावर फैक्टर की। तो देखो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई इक्वल टू क्या होता है अभी हमारे पास, आर अपॉन में क्या होता है, जेड। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू आप आर ही रखो, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में जेड बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। इसका मतलब आर से आर कट के हमारे पास क्या बचा, 1। मतलब पावर फैक्टर आपका कैसा प्राप्त हो गया, यूनिटी। याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर कितना प्राप्त होता है, तो यूनिटी आपका पावर फैक्टर प्राप्त होता है। यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव है वही सारे। मैं आपको जब भी पेपर सोल्व करवाऊंगा 1 या 2 दिन में, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसा मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको देखने को सीधे देखने को मिलेंगे। अब देखिए भी, जैसे हम बात करें तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम। पावर फैक्टर कैसा हो गया, यूनिटी। देखो V इक्वल टू होता है I, और देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन में Z। अब सोच के देखो, आपका Z बिल्कुल ही कम हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में अगर इंपीडेंस कम होता है, मिनिमम होता है, तो करंट कैसा मिलेगा हमें, मैक्सिमम। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। देखो जो मैंने नोट डलवा के आपको लिखवा रखे, पहला पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, या फिर एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्ससी। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, आर हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ये भी याद रखना है। रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस कितना हो जाता है, मिनिमम। जबकि करंट क्या हो जाएगी, देखो करंट अगर इंपीडेंस मिनिमम तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी आपका पावर फैक्टर हो जाएगा, जहां से आपके क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या बताया था, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाए, एक्ससी हो जाए। देखो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। एक्ससी की वैल्यू अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, तब मैंने बताया था 1/ओमेगा सी। तो देखो ओमेगा ओमेगा यहाँ पे चला गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, 1/एल सी। अगर मैं क्या करूँ, इस एल सी को हटाना चाहूँ, इस ओमेगा के स्क्वायर को हटाना चाहूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा भाई, स्क्वायर कर दूंगा। तो देखो 1 का तो 1 आ जाएगा, एलसी का अंडर रूट लग गया। तो इसे ही हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ओमेगा की टर्म्स में दे रखा है, तो इसकी यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकंड। अगर हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाल लिया, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। देखो 2 पाई कहाँ चला गया, नीचे। तो ये जो यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/√LC। अगर वैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बात करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भी, एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब बात कर लेते हैं भाई क्वालिटी फैक्टर। तो ये वाले चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला देखने को पेपर में सीधा मिलेगा। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ याद रखना है। बैंडविड्थ क्या होती है आगे मैं बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ओमेगा नोट आर अपॉन में एल। एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, 1/ओमेगा नोट RC, 1/ओमेगा नोट RC। और एक फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला, जहां से आपके न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल भी, ये वाला फॉर्मूला। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R अंडर रूट में एल अपॉन में सी। ये चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ के ही जाने हैं, याद करने ही। अब बात कर लेता हूं भाई बैंड विड्थ की। तो देखिए बैंड विड्थ क्या होती है, जो अभी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था मैं थोड़ी देर बाद करवाता हूँ, ये वही है बैंड विड्थ। तो देखिए भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपकी करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मैं इसको एक ग्राफ की सहायता से समझाता हूँ भी। ठीक है, तो इधर तो मैं ले रहा हूँ भाई फ्रीक्वेंसी, इधर ले रहा हूँ करंट की वैल्यू।
मैंने सबसे पहले जो बीच वाली फ्रीक्वेंसी ली ओमेगा नॉट, इसे मैंने बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में या रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस तो हो रहा था मिनिमम, लेकिन करंट किस में चली जाएगी, मैक्सिमम में। तो देखो करंट को मैंने दर्शा दिया ऊपर वाले मैक्सिमम तक, अधिकतम मैक्सिमम तक जा सकता है जहां तक ही। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इससे पहले मैं एक फ्रिक्वेंसी ले लेता हूं, जिसे मैंने बोल दिया ओमेगा एल। इसके बाद में मैं एक फ्रिक्वेंसी ले रहा हूं, इसके बाद में एक मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, उसे मैंने बोल दिया ओमेगा एच। देखो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, तो उसे हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसे, लोअर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे लिया है तो उसे बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से सारी बातें, देखो यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन में हमने जो करंट हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा जो करंट है वो हो जाएगा आई एम मैक्सिमम वैल्यू का √2 गुना, मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आएगी करंट की, उसका 1/√2 गुना। और इस 1/√2 के गुना को ही हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, जो हम मैंने पिछले वाले टर्म्स में मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे कि आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है Im/√2। तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन में तो आपकी जो करंट कहाँ तक पहुंच गई, मैक्सिमम तक। कहाँ तक पहुंच गई, मैक्सिमम तक। देखो ये रही मैक्सिमम। लेकिन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पर देखो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में आपकी जो करंट है वो कितनी है, IRMS। क्या है, IRMS, मतलब रूट मीन्स ऑफ स्क्वायर वैल्यू। देखिए देखो रेजोनेंस की कंडीशन ये रही है हमारे पास, इस देखो ये वाली कंडीशन में देखो करंट कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम तक। लेकिन अगर हम बात करें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये करंट कहाँ तक जा रही है, IRMS तक। तो बैंड विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको सुनना है, वो आपको जो लिख के आनी पेपर में वो ये होती है कि करंट, देखो आपको लिख के जो आना है वो ये होगा कि बैंडविड्थ क्या होती है। तो बैंडविड्थ जो होगी वो होती है, यह एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। क्या होती है, यह एक बैंडविड्थ जो होती है फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, जहां पे जो करंट है, आपकी जो करंट है IRMS से IM तक, फिर IM से IRMS तक वेरी करती है। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिख के आना है, जो मैंने आपको बोला है वही लिख के आना है। क्या लिख के आओगे कि बैंडविड्थ जो होती है एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी की भी रेंज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, जहां पे करंट IRMS से IM तक और फिर IM से IRMS तक क्या होती है, चेंज होती है। तो ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन आपको लिख के आनी है कि आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। मान लेते हैं ये जो आया ना भाई, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसे ही, बैंडविड्थ। देखो जो आपकी करंट है, ये एक देखो आपकी जो बैंडविड्थ है एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है भाई, फ्रीक्वेंसी की रेंज है यहाँ से यहाँ तक। इस वाले केस में आपकी करंट IRMS से IM तक, फिर कहाँ पे गई, आई देखो मैक्सिमम तक गई, और फिर कहाँ पे आ गए हम, IRMS तक आ गए। तो इसे ही क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो देखिए बैंडविड्थ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है R/L। क्या होता है, R/L। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R/ क्या हो जाएगा, L हमारे पास हो जाएगा। तो हमारी जो ये वैल्यू आई यहाँ से यहाँ तक की, वो हमारे पास क्या आ रही है भी, R/L। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, देखना भाई यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए पूरी कितनी है भाई। देखो पूरी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो टोटल है वो कितनी है, R/L। इसका आधा मैं करूं तो क्या हो जाएगा भाई, R/2L इधर और R/2L इधर। मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये पीली लाइन आई है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2L। क्यों आधा कर दिया। अगर मैं इस ग्रीन लाइन की बात करूं तो ये वाले की बात कितनी हो जाएगी, R/2L। तो देखिए हम बात करते हैं कि भाई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए टोटल जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है कितनी है,
ओमेगा नोट हमें इससे पहले की निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मान इससे पहले का निकालना है। और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू जो आधा था, इसकी वैल्यू क्या है? आर बाई 2l। क्या हो जाएगा? आर बाई 2l। तो देखिए इस पूरे में से यहाँ तक वाले में से हमने क्या किया? ओमेगा नोट में से वैल्यू किसकी घटा दी? देखो सोच के देखो, अगर हम क्या करें कि हमारे पास ओमेगा नोट है, इस पूरे में से अगर हम आर बाई यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हम घटा देते हैं आर बाई 2l। क्या वो घटा दें? आर बाई 2l। तो हम किसके पास आ जाएंगे? ओमेगा एल की तरफ। तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा नोट माइनस का आर बाई 2l। ठीक है भाई। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, देखो आर बाई 2, देखो बैंडविड्थ का मान कितना होता है हमारे पास? आर अपॉन में 2, आर अपॉन में एल कितना होता है? आर अपॉन में एल। इसमें कितने का भाग दे दो भाई? बैंडविड्थ में 2 का। तो यहाँ पे भी कितने का देना पड़ेगा? 2 का। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके देखो, बैंडविड्थ देखो, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, इस वाले को भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। मतलब बैंडविड्थ में भी 2 का भाग दे दिया, आर अपॉन में एल में भी कितने का भाग दे दिया? 2। मतलब बैंडविड्थ बाई 2 क्या हो जाएगा? आर अपॉन में 2l। तो देखो आपको फॉर्मूला देखो, अगला वाला क्या बना? देखो ओमेगा एल, तो ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा नोट की जगह ओमेगा नोट माइनस आर अपॉन में 2l को मैंने क्या बोल दिया? बैंडविड्थ बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये वाला भी आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या निकालनी है? हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है? देखो ये तो हमने क्या निकाला है अभी? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या निकालते हैं? हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? आप बोलो सर ये रही। अब हमें देखो यहाँ से, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से और यहाँ तक जाना है। यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? आर अपॉन में 2l। तो हम क्या बोल देंगे कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा नोट प्लस में आर अपॉन में 2l। क्या हो जाएगी? ओमेगा नोट अब प्लस में आर अपॉन में 2l, क्योंकि हमें आगे जाना पड़ रहा है। देखो पीछे आते तो जो वो होती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पे हम कर रहे थे माइनस, लेकिन हमें कहाँ जाना है? आगे आगे, मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा अभी, ओमेगा नोट प्लस बैंडविड्थ बाई 2। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। देखो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? प्लस। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, जहां से आपके बनेंगे न्यूमेरिकल पे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वैसे मैंने नोट्स में इसमें लिखवा रखा है, ये आपको पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारा फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, देखो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। एक फॉर्मूला जहां से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर को ही क्या बोलते हैं भाई? हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भाई आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके मैंने सारे टॉपिक सारे कवर करवा दिए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जो मैंने छोड़ा हो। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाए कि सर हमारा कोई टॉपिक रह गया, तो आप मेरे को बता सकते हो। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई मैंने इसमें न्यूमेरिकल तक आपको करवा दिए, सारे फॉर्मूले वगैरह जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको करवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको चाहो जितना बार बार क्या करो, रिवीजन करो, इसको अच्छे से पढ़ो। आप फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को बता सकते हो। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर करने वाले, 4th चैप्टर। इसके बाद हमारा कंप्लीट सर्किट का सिलेबस पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस एक भी टॉपिक आपका नहीं रहने वाला। तो मिलते हैं भी हम नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद हम करने वाले 4th चैप्टर। तो आप सभी को क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू भाई, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्लास में।